Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जून मंथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं फ्रेंड्स, जो कि आने वाली एग्जाम में हमसे पूछी जा सकती है, उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और देखिए अगर आपने इसके पहले के अप्रैल और मई मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन में भारत की ओर से स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। रुचिरा कंबोज जो कि एक सीनियर राजनयिक है फ्रेंड्स, ये वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत के तौर पर कार्यरत है। इन्हें हाल ही में यूएन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, तो कौन है ये? रुचिरा कंबोज, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में किस भारतीय राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत 1 दिसंबर 2022 से देखिए G20 की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2023 में इसका आयोजन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत की गवर्नमेंट ने ये घोषणा तो कर दी है, लेकिन ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर काफ़ी विवादित क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो देखिए अभी तक इसकी घोषणा के बाद चीन ने इसके बहिष्कार किए जाने के संकेत दे दिए हैं। अब भविष्य में आयोजित किया जाता है या नहीं किया जाता ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो आप ये याद रख लीजिए कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है। जम्मू कश्मीर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में भारत को कितनी रैंकिंग का सुधार हुआ है? तो देखिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022, जिसे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, हाल ही में स्विट्जरलैंड और सिंगापुर में IMD बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया गया है। इस रैंकिंग में देखिए 63 देशों को शामिल किया गया था कि किस देश में उद्योगों के लिए कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, इस आधार पर इसे तैयार किया जाता है। तो देखिए 63 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में पहले स्थान पर यूरोप के देश डेनमार्क को रखा गया है। 2022 में इस इंडेक्स में भारत 37वें स्थान पर है फ्रेंड्स, जो कि पहले 43वें स्थान पर था। इस तरह देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में भारत को 6 रैंकिंग का सुधार हुआ है। तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 में भारत का 37वां स्थान है, जो कि पिछले साल 43वां था। तो अब भारत की 6 रैंकिंग का सुधार हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब फाइनल में मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने अपने नाम किया है। इसका फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो देखिए पहला फैक्ट तो आप यहाँ पर ये नोट कीजिए कि रणजी ट्रॉफी 2022 में किस टीम ने जीती है, तो ये मध्य प्रदेश की टीम ने जीती है और फाइनल में मुंबई को हराकर जीती है। ये फाइनल बेंगलोर के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था और फाइनल में मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराया था। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत को याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत 1934 में की गई थी और अब तक सबसे ज़्यादा 41 बार मुंबई ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। क्रिकेट से संबंधित ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा है। 2022 में इसका फाइनल M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला गया था, जिसमें विनर मध्य प्रदेश की टीम थी और रनर अप मुंबई की टीम थी। परमेश्वरन अय्यर जून 2022 में किस संस्था के CEO नियुक्त किए गए हैं? ये संस्था है फ्रेंड्स नीति आयोग, जिसे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसे नीति के नाम से जाना जाता है। योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। देखिए इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष वर्तमान में वह सुमन बेरी हैं। अब जून 2022 में इसके CEO के पद पर परमेश्वरन अय्यर की नियुक्ति की गई है।
तो ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। 2 जून किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया था और तेलंगाना भारत का 28वां राज्य बनाया गया था। तो 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 2 जून को तेलंगाना के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारत बांग्लादेश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश दोनों सेनाओं के मध्य में बांग्लादेश के जशोर सैन्य स्टेशन पर एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। इस युद्धाभ्यास में देखिए भारतीय दल का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत की डोगरा रेजिमेंट के द्वारा किया गया। एक्स संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य में आयोजित किया जाता है। जून 2022 में एक्स संप्रीति के नाम से इसे आयोजित किया गया था। हाल ही में आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए आईफा अवार्ड 2022 के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कैजुअली इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएं और इसके सभी फैक्ट आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड 2022 इसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसका 2022 में आयोजन यूएई के अबू धाबी में किया गया है। अब देखिए इस आयोजन में सबसे ज़्यादा पुरस्कार सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी शेरशाह ने जीते हैं, जो कि भारत के आर्मी मैन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है। इसने देखिए 5 अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग अवार्ड अपने नाम किए हैं। तो टोटल 5 अवार्ड शेरशाह ने आईफा अवार्ड में जीते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो अब देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड है वो शेरशाह मूवी को दिया गया है और इसके अलावा इसी के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड भी दिया गया है। तो 2 अवार्ड तो आपके यहाँ हो गए। पहला हो गया बेस्ट मूवी अवार्ड और दूसरा हो गया बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। बेस्ट मूवी अवार्ड शेरशाह को दिया गया है और बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को दिया गया है। अब देखिए आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड विक्की कौशल को दिया गया है। इन्हें इनकी फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए ये पुरस्कार दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिमी के लिए कृति सेनन को दिया गया है। इस अवार्ड शो में बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी को उनकी फिल्म तड़प के लिए दिया गया है। इसके अलावा देखिए 2 और अवार्ड देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता महिला में साई तमंकर को उनकी मूवी मिमी के लिए दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को उनकी मूवी लूडो के लिए दिया गया है। तो इस तरह आप इन सभी पुरस्कार को याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विक्की कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन, बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड शेरशाह के डायरेक्टर विष्णुवर्धन को दिया गया है। ये 4 अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्पेशली इनको तो आप याद रखिएगा ही। इसके अलावा जो पूछे जा सकते हैं, रिलीवेंट है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। ओके, तो आई होप आपको आईफा अवार्ड 2022 से रिलेटेड सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। आईफा अवार्ड 2022 का आयोजन यूएई के अबू धाबी में किया गया था। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी फ्रेंड्स? तो ये है शेरशाह। शेरशाह को आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चर्चा में रही ब्लू ड्यूक किसकी प्रजाति है? तो देखिए ब्लू ड्यूक ये सिक्किम में तितली की एक प्रजाति है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा राजकीय तितली का दर्जा दिया गया है। ब्लू ड्यूक अब सिक्किम की राजकीय तितली है। मुख्य रूप से तितली की यह प्रजाति सिक्किम और पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सिक्किम राज्य में 1858 में खोजा गया था और अब जाकर इसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया है। नॉर्मली सिक्किम में देखिए 720 से ज़्यादा तितली की प्रजातियां पाई जाती है, तो ब्लू ड्यूक उनमें से एक है जो कि तितली की प्रजाति है। प्रसिद्ध उर्दू विद्वान और साहित्य आलोचक गोपीचंद नारंग का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये कौन थे, ये तो हमको यहाँ पर पता चल गया। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध उर्दू विद्वान और साहित्य आलोचक थे। साहित्य और उर्दू के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर पद्म भूषण पूछा गया है तो ये 2004 में इन्हें दिया गया था। जून 2022 में हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई है। गोपी चंद्र नारंग। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो उन्मेष जो कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव है फ्रेंड्स, इसका हाल ही में आयोजन भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। इस उत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। इसके बाद देखिए पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में किस टीम को हराकर जीता है? तो देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका आयोजन एक्चुअल में कहाँ किया गया था। तो देखिए जून 2022 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था। अब इंडोनेशिया के जकार्ता में इस खिताब के फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट में देखिए भारत ने जापान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी और इसके फाइनल में मलेशिया को हराकर गोल्ड मेडल दक्षिण कोरिया ने अपने नाम किया है। तो फाइनल में इसने मलेशिया की टीम को हराया था। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की टीम पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब देखिए 5वीं बार लगातार जीतने में सफल रही है। हाल ही में एसएल थाउसेन को किस सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? देखिए 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसएल थाउसेन को जून 2022 में सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी के नाम से जाना जाता है, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल भूटान और नेपाल के साथ साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री की रक्षा करने का कार्य करता है। एसएल थाउसेन हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तुर्की देश द्वारा हाल ही में अपना नाम बदलकर तुर्कीये किया गया है। इस देश की राजधानी क्या है? तो देखिए तुर्की जो कि यूरोप और एशिया दोनों ही महाद्वीप में फैला हुआ देश है फ्रेंड्स, हाल ही में इसने ऑफिशियली अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया है। इस देश की कैपिटल अंकारा है फ्रेंड्स और यहाँ की करेंसी टर्किश लीरा कहलाती है। जून 2022 में हाल ही में इस देश ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया है। कैपिटल कौन हो गई? अंकारा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम अंचल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए राजस्थान के करौली जिले से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल के उद्देश्य से अंचल कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ये एक बहुत ही स्पेशल अभियान है फ्रेंड्स, जिसमें गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि राज्य में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो इस कार्यक्रम को अंचल नाम दिया गया है, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट का एक अभियान है। आंसर बी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ब्लड डोनेट डे या विश्व रक्तदान दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, इसने इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत 2005 में की थी। अब 2022 में इसे 14 जून को मनाया गया है और 2022 में इसकी थीम डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स। यह विश्व रक्तदान दिवस की 2022 में थीम है। कब मनाया गया है? 14 जून को। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए इनका नाम आप सभी ने सुना होगा और आप सभी इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये भारतीय महिला टीम की देखिए बहुत ही सफल कप्तान है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से देखिए संन्यास की घोषणा कर दी है।
क्रिकेट में इनकी उपलब्धियों के कारण 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा देखिए ये देश की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें 2021 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और 2004 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार पूछा गया है तो आंसर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2004 में मिताली राज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में घोषित फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी में कौन सा देश शामिल नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों। देखिए फीफा विश्व कप 2026 इसका आयोजन संयुक्त रूप से 3 देशों में करवाया जाएगा, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। इस लिस्ट में ब्राजील का नाम शामिल नहीं है। देखिए 2022 में इस साल फीफा के 22वें संस्करण का जो आयोजन है वो कतर में किया जाएगा। कतर में किए जा रहे इस फीफा विश्व कप में अल रिहला को आधिकारिक गेंद घोषित किया गया है, जिसका अनावरण एडिडास के द्वारा किया गया था। तो इस साल देखिए 2022 में जो फीफा पुरुष विश्व कप है 22वां संस्करण है, कतर में आयोजित किया जाएगा। अब 4 साल बाद फीफा विश्व कप 2026 में 23वें संस्करण का आयोजन अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा देश शामिल नहीं है फ्रेंड्स? तो यह है ब्राजील। इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट यहाँ पर याद रखिएगा। भारतीय संविधान अनकही कहानी, जिसका विमोचन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, इसके लेखक कौन हैं? देखिए जून 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किया है, जो कि राम बहादुर रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक में देखिए भारतीय संविधान के अनछुए पहलुओं को बहुत ही इजीली समझाया गया है। तो भारतीय संविधान अनकही कहानी राम बहादुर रॉय के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसका विमोचन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन के 48वें संस्करण का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? देखिए फ्रेंड्स, जितने भी शिखर सम्मेलन और आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में सभी समझा रखी है। दोनों वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन वीडियो को देख लीजिए तो आपको सभी आने वाली खेल प्रतियोगिताओं के बारे में भी पता चल जाएगा और सभी शिखर सम्मेलन के बारे में भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी और आपके एक भी फैक्ट एग्जाम में मिस नहीं होंगे। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन, इसके 48वें संस्करण का आयोजन 2022 में हाल ही में जर्मनी में किया गया है। इसके पहले 2021 में 47वें संस्करण का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था और अब अगले साल 2023 में इसके 49वें संस्करण का आयोजन जापान में किया जाएगा। तो देखिए 3 संस्करण आपको पता चल गए। क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहीं से पूछा जाएगा। 2022 में इसके 48वें संस्करण का आयोजन हाल ही में जर्मनी में किया गया है। तो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर। देश में देखिए सामाजिक और आर्थिक योजना के मॉडल को बनाने में और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 2007 में मनाया गया था और 2007 से लेकर हर साल 29 जून को मनाया जा रहा है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस की जयंती पर। टाटा पावर के द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देखिए टाटा पावर सोलर सिस्टम ने फ्रेंड्स भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ केरल राज्य में किया है। केरल राज्य में स्थित इस सौर ऊर्जा परियोजना की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 101.6 मेगावाट की है। लगभग 101 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता वाली ये जो सौर ऊर्जा परियोजना है भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। किस राज्य में शुरू की गई है? केरल में। जून 2022 में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड, जो कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा
हाल ही में 2022 में शुरू किया गया है। पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को दिया गया है, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण। इनमें से देखिए एस.एम. कृष्णा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक है और प्रकाश पादुकोण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन तीनों को ही संयुक्त रूप से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से पहली बार सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है 2022 में पहली बार दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है इसे भी याद रखिएगा, कर्नाटक के द्वारा। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में जारी की गई विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में पहले स्थान पर अमेरिका के किस सुपर कंप्यूटर को रखा गया है? तो देखिए, हाल ही में जर्मनी की संस्था के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली 500 टॉप सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट तैयार की गई है। इस सूची के तहत विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। पिछले साल इस सूची में देखिए जापान का फुगाकू सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जिसको पीछे छोड़कर अब विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका का फ्रंटियर है। आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका का फ्रंटियर वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। गुस्तावो पेट्रो जून 2022 में किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, कोलंबिया के वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो जून 2022 में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति बने हैं। कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बोगोटा है। तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के वर्तमान में राष्ट्रपति बने हैं। राजेश गेरा को हाल ही में किस संस्थान के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो देखिए, भारत के सीनियर साइंटिस्ट राजेश गेरा को हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत एक भारतीय सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना देखिए 1976 में केंद्र और राज्य सरकारों को आईटी सेक्टर के समाधान देने के लिए की गई थी, जिसका नाम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। राजेश गेरा को जून 2022 में इस संस्था का महानिदेशक बनाया गया है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसके महानिदेशक राजेश गेरा हैं। पंडित भजन सोपोरी, जिनका जून 2022 में निधन हुआ है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित भजन सोपारी, जिनका देखिए हाल ही में जून 2022 में निधन हुआ है फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध संतूर वादक थे। इनका जन्म 1948 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक रखते थे। संगीत के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण 1992 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन है ये? पंडित भजन सोपोरी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनका हाल ही में जून 2022 में निधन हो गया है। जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, काफ़ी कंट्रोवर्शियल सूचकांक रहा है फ्रेंड्स ये इस साल, क्योंकि भारत को इस सूची में 180 देशों में सबसे निचले स्थान पर रखा गया है। इस सूची में 180 देशों को शामिल किया गया था और भारत इस सूची में सबसे निचले स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कितना कंट्रोल किया गया है, कितनी कमी की गई है और पर्यावरण में कितना सुधार किया गया है, इस आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। जारी करने वाली संस्था नॉर्मली नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ 2-3 संस्थाएं मिलकर जारी करती है। तो आप केवल इतना याद रख लीजिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों की लिस्ट में भारत को 180वां स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर यूरोप का देश डेनमार्क है। आंसर डी हो जाएगा। भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 180। किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? देखिए, वैश्विक प्राइमरी एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के जो महानिदेशक है, जून 2022 में एक भारतीय को बनाया गया है,
जिनका नाम है सतीश पाई। सतीश पाई जो कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक है फ्रेंड्स, इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सतीश पाई। भांग की खेती को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ऐसा देश बन गया है फ्रेंड्स एशिया का देश थाईलैंड। थाईलैंड ने देखिए भांग की खेती को वैध करार देते हुए इसे गैर कानूनी धारा से मुक्त करने की घोषणा की है और इस तरह ये एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने भांग की खेती को सरकारी मान्यता प्रदान की है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी लिमिटेशन डिसाइड की गई है। अगर कोई भी शख्स देखिए दवा के अलावा नशे के लिए इसका उत्पादन करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन फिर भी नागरिकों को इसकी खेती की इजाजत दे दी गई है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका आयोजन हरियाणा में किया गया, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो देखिए पहला फैक्ट तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो कि 2022 में आयोजित किए गए हैं, इनका आयोजन हरियाणा में किया गया है। पिछले साल कोविड पेंडेमिक के कारण इसका आयोजन नहीं किया गया था और अब 2022 में हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा है। हरियाणा ने इस टूर्नामेंट में 137 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें देखिए 52 गोल्ड मेडल है, 39 सिल्वर हैं और 46 ब्रॉन्ज मेडल हैं और टोटल 137 मेडल के साथ ये पदक तालिका में पहले स्थान पर है। दूसरे पर महाराष्ट्र हैं जिसने 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 125 मेडल अपने नाम किए हैं और तीसरे स्थान पर आता है कर्नाटक जिसने इस प्रतियोगिता में 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज के साथ 67 पदक हासिल किए हैं और पदक तालिका में कर्नाटक तीसरे नंबर पर स्थित है। तो पदक तालिका में पहले स्थान पर हरियाणा राज्य है। यहीं पर इन खेलों का आयोजन भी किया गया था। आंसर सी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में हरियाणा पहले स्थान पर है। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में कदम उठाते हुए सुजल योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि योजना किससे रिलेट करती है। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में कार्य करने वाली ये योजना है जो कि हरियाणा राज्य में जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो सुजल योजना हरियाणा सरकार की योजना है। नेक्स्ट देखिए, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो देखिए हाल ही में फ्रेंड्स हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है जो कि देखिए एशिया के देश कतर में स्थित है। कतर का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। आंसर डी। इसके अलावा देखिए भारत के कर्नाटक राज्य में बेंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, इसे भारत और दक्षिण एशिया में एक बहुत ही बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। लेकिन विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किस देश में है फ्रेंड्स? कतर में। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए जून 2022 में इसे किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया है। इस टूर्नामेंट में देखिए भारतीय महिला कुश्ती टीम ने टोटल 10 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है और इस तरह 10 मेडल के साथ पदक तालिका में भारत पहले स्थान पर है। इसके बाद देखिए पदक तालिका में जापान दूसरे स्थान पर रहा है और तीसरे स्थान पर एशिया का ही देश मंगोलिया है। तो अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला कुश्ती टीम ने टोटल 10 पदक अपने नाम किए हैं और इस तरह इस टूर्नामेंट में पदक तालिका में इंडिया ही पहले स्थान पर है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए फीफा विश्व रैंकिंग जो कि विश्व में फुटबॉल टीमों की रैंकिंग है फ्रेंड्स, इस रैंकिंग में 2022 में भारत को 104वां स्थान दिया गया है। इसके पहले जो लिस्ट जारी की गई थी फ्रेंड्स, उसमें भारत इस रैंकिंग में 106वें स्थान पर था और अब फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय टीम की 2 रैंकिंग की सुधार हुई है। इस रैंकिंग में
दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील पहले स्थान पर है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 104। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के नए महानिदेशक को नियुक्त किए गए हैं। तो NIA के नए महानिदेशक देखिए 1987 बैच के IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। दिनकर गुप्ता वर्तमान में NIA के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन भारत और किस देश के मध्य में किया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, रामायण से संबंधित जितने भी स्थल हैं वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन का संचालन भारत और नेपाल के मध्य में किया जा रहा है। यह पर्यटन ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ने वाली है। इस रेल की शुरुआत देखिए नई दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से की गई और यह भारत के 500 पर्यटकों को लेकर नेपाल के जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। इस तरह देखिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन भारत और नेपाल के मध्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार चलाई गई है। जून 2022 में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कहाँ खोजा गया है? तो देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा बैक्टीरिया उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में कैरेबियन मैंग्रोव क्षेत्र में खोजा गया है। इस बैक्टीरिया को देखिए थियोमार्गरिटा मैग्निफा के नाम से जाना जाएगा, जो कि आम बैक्टीरिया के मुकाबले 5000 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये देखिए इतना ज़्यादा बड़ा है फ्रेंड्स कि इसे सामान्य आंखों से भी देखा जा सकता है। नॉर्मली देखिए बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देखा जा सकता है, लेकिन ये पहला ऐसा बैक्टीरिया होगा जिसे सामान्य आंखों से भी देखा जा सकेगा। ये बैक्टीरिया कहाँ पाया गया है? कैरेबियन मैंग्रोव क्षेत्र में। आंसर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, इयोन मॉर्गन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखिए इयोन मॉर्गन इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है फ्रेंड्स, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने देखिए 2019 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की कप्तानी की थी और अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जितवाया था। अब इयोन मॉर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। जून 2022 में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है फ्रेंड्स, जिसके हाल ही में अध्यक्ष SS मुंद्रा नियुक्त किए गए हैं। तो SS मुंद्रा अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ इसके नए कार्यवाहक अध्यक्ष फ्रेंड्स अनिल खन्ना को जून 2022 में बनाया गया है। इसके पहले देखिए नरेंद्र ध्रुव बत्रा इस पद पर थे, जिनके कार्यकाल को कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और अब भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना बनाए गए हैं। अनिल खन्ना। ईगा स्वीटेक ने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब फाइनल में किस देश की खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो देखिए फ्रेंच ओपन 2022 और इस साल जितने भी टेनिस टूर्नामेंट आयोजित किए गए हैं उनकी हम पहले डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता की बात करें फ्रेंड्स, तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जो कि टेनिस की सबसे बड़ी प्रतियोगिताएं हैं। लेकिन 2022 में अभी तक केवल 2 ही आयोजित की गई है। पहली ऑस्ट्रेलिया ओपन और दूसरी है फ्रेंच ओपन। इसके बाद देखिए जुलाई अगस्त में तीसरी प्रतियोगिता विंबलडन ओपन का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए 2 आयोजित हुई है इस साल, तो हम 2 को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए जनवरी माह में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का आयोजन किया गया था, जो कि हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसमें देखिए पुरुष एकल का जो खिताब है वो फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने जीता था। राफेल नडाल ने फाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया था और इस तरह ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने अपने नाम किया था। अब देखिए इस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है। इन्होंने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंग्स को हराया था। तो इस तरह पुरुष एकल और महिला एकल को आप याद रखिएगा, विजेता और रनर अप दोनों ही पूछे जाते हैं।
देखिए पुरुष और महिला डबल्स भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो उस केस में जब कोई इंडियन इस प्रतियोगिता को जीता हो। अगर ऐसा नहीं है तो केवल आप एकल खिताब को याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन 2022 का जो आयोजन है वो 22 मई से 5 जून 2022 तक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था और ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। क्योंकि जून में यही टूर्नामेंट हुआ है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन इससे ही रिलेट करके पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर पुरुष एकल का जो खिताब है फ्रेंच ओपन में, वो स्पेन के राफेल नडाल ने ही जीता था। इन्होंने इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता था और अब राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का खिताब भी अपने नाम कर लिया है। यहाँ पर फाइनल में इन्होंने नॉर्वे के केस्पर रूड को हराया था। अब महिला एकल के खिताब की बात करें तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब पोलैंड की ईगा स्विटेक ने अमेरिका की कोको गोफ को हराकर जीता है। तो यहाँ पर विनर ईगा है और रनर अप कोको गोफ है, जो कि कहाँ की खिलाड़ी है, अमेरिका की। यही क्वेश्चन हमसे देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सभी रिलीवेंट फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से आएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आंसर मिल गया आपको, ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन 2022 के फाइनल में अमेरिका की कोको ग्राफ को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। तो पोलैंड की ईगा स्विटेक फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल खिताब की विनर रही है और इसकी रनर अप अमेरिका की कोको ग्राफ है। कहाँ की थी फ्रेंड्स, अमेरिका की। हाल ही में शीतल षष्ठी महापर्व किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए शीतल षष्ठी महापर्व ओडिशा में हिंदुओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है फ्रेंड्स, जिसमें देखिए मुख्य रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है और ये उनके विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ओडिशा राज्य में ये 6 दिन तक चलने वाला पर्व है। तो शीतल षष्ठी पर्व जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है, ओडिशा राज्य में मनाया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में 163 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट जो कि सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है फ्रेंड्स, 2022 में इसमें 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत 121वें स्थान पर था। इसके पहले देखिए 2021 में भारत इस सूची में 120वें स्थान पर था और भारत की रैंकिंग में 1 अंक की गिरावट आई है। इस इंडेक्स में यूरोप का देश फिनलैंड पहले स्थान पर है। कौन? फिनलैंड। भारत इस सूची में 121वें स्थान पर है। आंसर सी, सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत को 121वीं रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक्सिको में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय वेटलिफ्टर कौन बने हैं? तो देखिए IWF विश्व युवा चैंपियनशिप जिसका आयोजन 2022 में मेक्सिको के लियोन शहर में किया गया था। इस प्रतियोगिता में देखिए भारत के गुरु नायडू सेनापति ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और इस तरह IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। कौन है ये? गुरु नायडू सेनापति, जिन्होंने 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हाल ही में रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव बनाया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए रबाब फातिमा, इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव नियुक्त किया गया है, जो कि बांग्लादेश की महिला है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना देखिए 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी और इसके महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस हैं। अब इसकी अपर महासचिव बांग्लादेश की रबाब फातिमा को बनाया गया है। बांग्लादेश। केंद्रीय कैबिनेट ने सशस्त्र बल में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? काफ़ी कंट्रोवर्शियल योजना है फ्रेंड्स, काफ़ी सुर्खियों में रही है अभी और पूरे भारत में इस योजना के कारण काफ़ी प्रदर्शन भी हुए हैं। इजीली आपको नाम पता चल गया होगा कौन सी योजना है? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश के युवाओं को देखिए सशस्त्र बलों में 4 साल की अवधि के लिए सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। इस योजना के तहत देखिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी वो और अधिक तैयार होंगे। अभी तक इस योजना का जो सिनेरियो है या जो नियम है वो क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसकी ज़्यादा बात नहीं कर सकते।
अब ये योजना का ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट आएगा और इसकी जो ऑफिशियली नियम आएंगे उसके आधार पर ही बताया जा सकता है कि आगे इसमें क्या क्या प्रावधान ऐड है। तो अभी तो केवल इतना याद रख लीजिए कि सशस्त्र बल में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को 2022 में मंजूरी दी गई है। अग्निपथ योजना, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, यहां तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट ये इस आधार पर जारी की जाती है कि किसी भी देश में किसी भी एक वर्ष में एफडीआई की मात्रा कितनी है, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आया है। जिस भी देश में सबसे ज़्यादा आया होगा वो इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर होगा। तो देखिए, इस आधार पर विश्व का जो सबसे ज़्यादा एफडीआई वाला देश है वो अमेरिका है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में देखिए पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर चीन आता है। अगर भारत की बात करें तो भारत इस रिपोर्ट में 7वें स्थान पर है। अब बात आती है कि ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो देखिए, अंकटाड, जिसे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 को भी अंकटाड के द्वारा ही जारी किया गया था। अंकटाड 1964 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन दुनिया भर में विकासशील राज्यों के हितों को बढ़ावा देता है और उसके विकास के लिए कार्य करता है। तो अंकटाड के द्वारा ही विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 तैयार की गई है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका है और भारत इस सूची में 7वें स्थान पर आता है। सुरक्षा मित्र परियोजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, सुरक्षा मित्र परियोजना जो कि एक वाहन निगरानी प्रणाली है फ्रेंड्स, ये केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसी भी दुर्घटना के मामले में यह सिस्टम मालिकों के मोबाइल फोन पर देखिए संकट का अलर्ट भेजता है, जिससे राज्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके या उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तो सुरक्षा मित्र परियोजना जो कि सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण से संबंधित है, केरल राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 38वां भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन 13 से 24 जून 2022 को कहां आयोजित किया गया? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य में आयोजित किया गया है और ये इसका 38वां संस्करण है। देखिए, हाल ही में जून 2022 में भारत के निकट अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया था। अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य जो कि हिंद महासागर में स्थित है, इसके मध्य में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य में किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन में अंडमान सागर दिया गया है, तो अंडमान सागर यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य के बीच में किया गया था। किस महासागर में? हिंद महासागर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। जून 2022 में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जिसे IWF के नाम से जाना जाता है, यह पूरे वर्ल्ड में वेट लिफ्टिंग से संबंधित टूर्नामेंट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। हाल ही में देखिए 2022 में मोहम्मद जलूद को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि एक इराकी नागरिक हैं। तो इराक के रहने वाले मोहम्मद जलूद इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने देखिए इसके पहले 5 साल तक IWF के महासचिव के रूप में भी कार्य किया है। कौन है ये? मोहम्मद जलूद। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विजेता कौन बनी है? तो देखिए, ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है फ्रेंड्स। ये मिस इंडिया प्रतियोगिता से अलग है, ध्यान रखिएगा। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 चुनी गई है ब्रिटिश बायोमेडिकल की छात्रा खुशी पटेल। खुशी पटेल को हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के रूप में चुना गया है। आंसर सी। सुर्खियों में रहा अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? अंबुबाची मेला, इसका आयोजन देखिए असम में कामाख्या देवी मंदिर में किया जाता है। असम की कामाख्या देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर देखिए हर साल अंबुबाची का मेला आयोजित किया जाता है और ये मेला 4 दिन तक चलता है। कहां पर है ये? असम राज्य में।
हाल ही में किसे खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए आईबी, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, भारत की एक खुफिया एजेंसी है। हाल ही में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सीनियर आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका को आईबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले देखिए अरविंद कुमार इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल हाल ही में 30 जून को समाप्त हो गया है। अब इनके कार्यकाल के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक तपन कुमार डेका नियुक्त किए गए हैं। जून 2022 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल किया गया। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जो कि 2022 में चीन में आयोजित किया जाना था, इसे देखिए हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया है और ये इस सम्मेलन का 14वां संस्करण है। इसके पहले 13वें संस्करण का आयोजन 2021 में इंडिया में किया गया था। ब्रिक्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये 5 शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसमें ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। दक्षिण अफ्रीका को इस संगठन में सबसे लास्ट में 2010 में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। 2021 में 13वां संस्करण इंडिया में हुआ था और अब इसके 14वें संस्करण का आयोजन हाल ही में जून 2022 में वर्चुअली किया गया है। सबसे पहली बार इसका पहला शिखर सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। तो इस बार 2022 में इसके 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक चोवालूर कृष्णन कुट्टी का जून 2022 में निधन हो गया। यह किस राज्य से संबंध रखते थे? तो देखिए चोवालूर कृष्णन कुट्टी, जो कि एक प्रसिद्ध गीतकार और लेखक थे फ्रेंड्स, ये केरल राज्य से संबंधित है। हाल ही में जून 2022 में इनका निधन हो गया है। तो आंसर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गीतकार चोवालूर कृष्णन कुट्टी केरल राज्य से संबंधित है। इसके बाद देखिए नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में डायमंड लीग मीट में कितने मीटर का भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने हाल ही में देखिए स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग मीट में भाला फेंक में 89.94 मीटर का भाला फेंका है और इसी के साथ 14 जून को उन्होंने फिनलैंड में बनाया अपना ही रिकॉर्ड 89.30 मीटर का जो भाला फेंक रिकॉर्ड है उसको तोड़ा है और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर का भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कहां पर? स्टॉकहोम में डायमंड लीग मीट में। राहुल श्रीवास्तव, जो कि भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, किस राज्य के शतरंज खिलाड़ी हैं? तो देखिए राहुल श्रीवास्तव ये हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि तेलंगाना के शतरंज खिलाड़ी है। तो राहुल श्रीवास्तव का जन्म तेलंगाना में हुआ था और ये तेलंगाना राज्य से संबंध रखते हैं। ये हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है आपको सबसे पहले ये तो पता चल गया कि ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा तैयार की जाती है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा रहने योग्य और नागरिकों के लिए सबसे कंफर्ट शहरों की सूची बनाता है। इसे ही देखिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। हाल ही में देखिए 2022 की इस सूची में 173 शहरों को शामिल किया गया है, जिसके तहत देखिए विश्व का सबसे रहने लायक शहर जो है वो ऑस्ट्रिया का वीना है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया के देश वीना को रखा गया है। अब देखिए अगर भारत की बात करें तो भारत का शहर दिल्ली इस लिस्ट में 112वें स्थान पर है और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो वो इस लिस्ट पर 117वें स्थान पर है। इसके पहले भारत का कोई भी शहर इस लिस्ट में शामिल नहीं है। 112वें नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर ऑस्ट्रिया का शहर वीना है। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया का शहर वीना ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान पर है। क्लियर? तो फ्रेंड्स आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। जून 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन सभी को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है और बहुत ही इजीली एमसीक्यूज फॉर्म में एक एक क्वेश्चन को समझा है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो आगे भी लगातार मिलते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।